नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। बात उत्तराखंड की करते हैं। चमोली से खबर पहले, जहां पर भारत और चीन सीमा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद है। पिछले 3 दिनों से बार बार झेलम के पास हाईवे बंद हो रहा है। घाटी के लोगों को परेशानी हो रही है। घाटी के लोगों का कहना है कि सड़क कटिंग कर रही कंपनी वक्त पर सड़क नहीं खोल रही, जिससे लोग परेशान हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी लैंसडाउन के दौरे पर होंगे, जहां पर मुख्यमंत्री रिखणीखाल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित शहीद सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री देश की रक्षा में शहीद हुए और वीर जवानों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। वहीं सीएम धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी यहीं पर सुनेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लैंसडाउन के रिखणीखाल में पहुंचेंगे। ये वो स्थल है जहां पर लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। शहीद स्मरण समारोह में वो यहां पे पहुंचेंगे। जो देश के लिए अमर जवान शहीद है, उनके परिजनों के लिए यहां पे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। उनको सम्मानित यहां पे किया जाएगा। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मन की बात का जो कार्यक्रम होगा, उसको यहीं पर बैठ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुनेंगे। साथ में लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत और जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम जनता यहाँ पे मौजूद रहेगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे होने वाला है सामने ही, क्योंकि जिस तरीके से आदर्श इंटर कॉलेज है रिखणीखाल का, वो उसके ग्राउंड में ये स्थल बनाया गया। सामने ही हेलीपैड बनाया गया है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे एक स्थल है और यहीं पर 11 बजे वो पहुंचेंगे। लगभग 1.5 से 2 घंटे के करीब वो लैंसडाउन में रहेंगे, इस स्थल में रहेंगे। और बताया जा रहा है जिस तरीके से कि आने वाले समय में लैंसडाउन को लेकर कुछ घोषणाएं भी वो इस दौरान कर सकते हैं। अनुपम भारद्वाज, न्यूज 18 लैंसडाउन। लैंसडाउन के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बद्रीनाथ जाएंगे। सीएम धामी दोपहर 1 बजे बद्रीनाथ पहुंचेंगे और भगवान बद्र विशाल के दर्शन पूजन करेंगे। और इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव में भी शामिल होंगे। आपको बता दें, बद्रीनाथ में भारतीय सेना के द्वारा देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है, जिसमें सीएम की आज मौजूदगी होगी। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बजरंग दल ने जगजीतपुर की आबादी में अवैध रूप से मस्जिद बनाए जाने का आरोप लगाया। पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, युवाओं को शांत कराया और फिलहाल निर्माण के काम को रुकवा दिया गया है। दरअसल निर्माणाधीन भवन को HRDA के द्वारा कई साल पहले सील किया गया था। त्योहार की छुट्टियों का फायदा उठाकर इसमें चोरी छिपे निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। आरोप है कि इसमें अवैध रूप से मस्जिद का भी निर्माण हो रहा था। वहीं इस मामले में पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। और वो अवैध रूप से यहाँ पर मस्जिद हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका विरोध आज से 10-15 साल पहले हुआ था। एक झगड़ा बड़ा हुआ था और उसके झगड़े के बाद जब चेक किए गए कि ये अवैध भूमि है, अवैध तरीके से बनाई जा रही, अवैध पेपर से बनाई जा रही, और कनखल SO आए हैं, उनकी मिली भगत से के चलते वो जो है अंदर ही अंदर निर्माण किया जाने लगा। रुड़की के पिरान कलियर इलाके में देहरादून से आई विजिलेंस और ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। 23 स्थानों पर अवैध बिजली चोरी पकड़ी, जिससे मकान मालिकों में हड़कंप मच गया। वहीं बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दौरान टीम ने सभी मामलों की वीडियोग्राफी कराई, साक्ष्य एकत्र किए ताकि कानूनी कार्रवाई करने में कोई परेशानी न हो। बिजली विभाग की टीम को पिछले लंबे समय से बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थी। इधर विकासनगर के टिमली के जंगलों के पास हाथियों का झुंड आने से लोगों में हड़कंप मच गया। जंगल में से निकलकर हाथियों का ये झुंड हाईवे पार करता नजर आया, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। वन विभाग ने भी मुस्तैदी दिखाई। दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई और हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ा गया।
रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला गांव के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं कंटेनर ड्राइवर फरार है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जो एक गाड़ी होती है उसमें एक व्यक्ति दब के एक्सपायर हो गया, मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी। तो वो भी थाना रुड़की का ही मामला है। बाकी उसमें कौन गलत कौन सही, इस पर हम तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं। लीगल कार्रवाई आगे जो पोस्टमार्टम की वो चल रही है। विकासनगर में वन विभाग की टीम ने भारी मात्रा में तस्करी की जा रही खैर की बेशकीमती प्रतिबंधित लकड़ी बरामद की। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने कुल्हाल में घेराबंदी की, एक कार पकड़ा, लेकिन उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खैर की लकड़ी बरामद की गई है। वहीं कार के साथ एक बाइक सवार भी था, जो अपनी बाइक छोड़कर भाग निकला। कार यूपी नंबर की बताई जा रही है। वन विभाग का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। टीम कुल्हाल और धौला विभाग की टीम बधाई के पात्र है। उन्होंने तत्परता पर जो है इस गाड़ी को पकड़ा और लोग जो चालक था वो जो है मौके पर गाड़ी छोड़कर भाग गया, लेकिन गाड़ी और एक बाइक हमने जब्त की है। उत्तराखंड परिवहन निगम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 1 नवंबर से दिल्ली में सख्त पॉल्यूशन कंट्रोल नियम लागू हो रहे हैं और अगर दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाई तो देहरादून दिल्ली रूट पर चल रही तकरीबन 250 बसें बैन हो सकती हैं। दिल्ली के आनंद विहार और आईएसबीटी पर इन दिनों गाड़ियों की सघन चेकिंग चल रही है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार अब सिर्फ BS6 और CNG बसों को ही एंट्री देगी। देहरादून दिल्ली रूट पर चल रही 400 बसों में से 250 बस अब भी पुराने मानक की हैं। अब दिल्ली सरकार ने निर्णय किया है कि प्रदूषण बढ़ने की वजह से 1 नवंबर से केवल जो इलेक्ट्रिक बस हैं या यूरो 6 बसें हैं वो ही दिल्ली में प्रवेश करेंगी। तो हमारे पास 400 में से 150 ही बसें बचेंगी, 250 बसें हमारी प्रभावित होंगी, जिससे हमारी करीब 60 लाख रुपए रोज की इनकम प्रभावित होगी। निगम अधिकारियों का कहना है कि नई 100 बसें नवंबर अंत तक आ जाएंगी और जरूरत पड़ी तो दूसरे जिलों से बसें दिल्ली रूट पर लगाई जाएंगी। लेकिन वर्तमान में हमारे पास 200 के करीब CNG गाड़ियां हैं और 12 हमारे पास BS6 मॉडल की वोल्वो गाड़ियां हैं, जिनको हम दिल्ली ग्रैब 4 की कंडीशन में भी चला सकते हैं, क्योंकि अलाउ होगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि नवंबर के एंड में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में 100 हमारे पास नई गाड़ियाँ आने वाली हैं। हालांकि वो हिल मार्क की है, फिर भी हम कोशिश करेंगे, ये निर्णय तो मुख्यालय स्तर पर लिया जाएगा, हम कोशिश करेंगे ये गाड़ियाँ, अधिकांश गाड़ियाँ दिल्ली टच करें। पिछले 2 साल से निगम बस संचालन का एक्सटेंशन ले रहा है, जबकि पड़ोसी राज्यों ने नई बसें खरीद ली हैं। लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम अब भी उन्हीं पुरानी बसों पर दिल्ली रूट चल रहा है, जो उसकी कमाई का बड़ा जरिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग को अपना ही आदेश 2 दिन में वापस लेना पड़ा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने चौखुटिया के लिए 2 डॉक्टर जिला अस्पताल से भेजे थे, लेकिन शनिवार को विधायक मनोज तिवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सीएमओ का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की, तो विभाग को अपना ही आदेश निरस्त करना पड़ा। आपको बता दें, चौखुटिया में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आमरण अनशन चल रहा है और लोगों ने पैदल मार्च भी निकाला। इस समस्या के समाधान के लिए जो फैसला स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिया गया, वो फैसला नाकाफी बताया जा रहा है और यही वजह कि स्वास्थ्य विभाग को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मजबूरी में यहाँ से 2 चिकित्सकों को वहां पर बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ का अग्रिम आदेश का स्थानांतरण वहां पर कर दिया गया और तब से 23 तारीख से लगातार जनता का दबाव था, हमारे सब लोग का जवाब था। जनहित को देखते हुए आज हमें यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का घेराव करना पड़ा और जब तक आदेश निरस्त नहीं होंगे, हमने कहा था कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे और आज आदेश निरस्त हुए हैं।
इधर रुद्रपुर पुलिस ने यूपी के बिजनौर के शातिर हिस्ट्री शीटर सुहेल उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया, जो फर्जी आधार कार्ड बनाकर मोहम्मद जैद नाम से जसपुर, कुंडा और काशीपुर में सक्रिय था। आरोपी के पास से 8 मोबाइल फोन, एलसीडी और साउंड बॉक्स बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि उसने चोरी के कुछ सामान नौशाद आलम को बेचे, जो फिलहाल फरार है। सुहेल पर यूपी के अलग अलग थानों में 6 मुकदमे दर्ज हैं। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने गिरफ्तारी करने वाली टीम की तारीफ की और फरार अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। इधर उत्तराखंड में बिजली के स्मार्ट मीटर पर सवाल जारी है। राजधानी में स्मार्ट मीटर जनता के गुस्से की वजह बन गए हैं। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे वहीं आ गई शिकायतों की बाढ़। राजधानी में किसी का बिल 3 गुना तो किसी का 4 गुना तक बढ़ा। लोगों का कहना है कि बिजली की खपत उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन बिल ने बजट बिगाड़ दिया। हाँ, पहले 2 महीने में बिल आता था, तब 1800 से 2000 रुपए का बिल आता था। उसके बाद इन्होंने 1 महीने का कर दिया और हर महीने जो बिल आने लगा वो भी वही उसी हिसाब से बिल आने लगा। अब रीडिंग में क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। ये आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आपके सामने ये 19 दिन और 23 दिन के बिल आ रहे हैं। 19 दिन का बिल 9101 रुपया, उससे पहले 23 दिन का बिल 5100 कुछ रुपया। फिक्स चार्ज दोनों बिलों में पूरा ले रखा है 1 महीने का। मीटर लगे पहले, अभी मीटर चेंज हुए थे, उसके बाद पता नहीं कौन से स्मार्ट लगे। पहले भी यही कहा था स्मार्ट मीटर, अब फिर से स्मार्ट मीटर। इसमें हमारे यहाँ इतने लोग परेशान है कि 4-4 गुना उसका पेमेंट आ रहा है। रीडिंग लेने कोई आ नहीं रहा। 2022 में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। यूपीसीएल का दावा है कि बिजली चोरी रुकेगी, बिलिंग सटीक होगी, लेकिन शिकायतों ने यूपीसीएल को कटघरे में ला दिया। अधिकारियों के मुताबिक अब तक करीब 3 लाख मीटर लगे हैं, जिनमें 1% से भी कम में तकनीकी खामियां मिली, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। इसमें हर चीज का फायदा है, फायदे ही फायदे है, कहीं ऐसा नहीं कि कोई लॉस है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जनता में इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको ये हमारे अभी तक 3 लाख मीटर लग चुके हैं। प्रॉब्लम जो आई लगभग 1% से कम प्रॉब्लम आई हमारे पास। निश्चित रूप से आई, स्टार्टिंग में जब थी कुछ, जैसे मैंने मीटर बदला, उसकी सीलिंग सर्टिफिकेट फिट करने में थोड़ी देर होगी। अगर ऐसा देर करने में पता चला वो 2 महीने का बिल एक साथ आ रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि मेरा महीने का 1000 रुपया आता था। प्रदेश में पहले चरण में 16 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि शुरू से ही मीटर को लेकर विरोध रहा है। यूपीसीएल दोहरा रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं, जल्द सब ठीक हो जाएगा। सत्येंद्र बर्दवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। बद्रीनाथ धाम की यात्रा अंतिम चरणों में है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की रौनक जारी है। धाम के तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक दिन में 4 से 5 हजार लोग पहुंच रहे हैं। अभी तक की बात की जाए 15,50,000 यात्रियों ने भगवान बद्र विशाल के दर्शन किए और अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में 1 महीने का वक्त बाकी है। 25 नवंबर को भगवान बद्र विशाल के ये कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे और ऐसे में उम्मीद है कि इस साल 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्र विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम में हाजिरी लगा चुके होंगे। से सनातन धर्मावलंबियों से ये निवेदन करूंगा, आप आए और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति आपको सुलभ दर्शन कराएगी और यात्रा का जो सुख आपको प्राप्त होगा, जो पुण्य प्राप्त होगा, भगवान बद्री विशाल आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। हम लोग सर फर्स्ट केदारनाथ गए थे, केदारनाथ डोली के साथ नीचे उतरे, फिर उसके बाद हम जोशीमठ गए और रुद्रप्रयाग गए, फिर उसके बाद यहाँ आए। यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा ठंडी है, मगर बहुत आनंद आ रहा है हमको। बद्री विशाल में आके बहुत मजा आया हमको। कैसी व्यवस्था है बद्रीनाथ? एक नंबर सर, एक नंबर। रोड व्यवस्था, सब व्यवस्था बहुत अच्छी है सर। स्थानीय वाद्य यंत्रों, आर्मी बैंड की मधुर धुन और हजारों श्रद्धालुओं के बीच शनिवार को बाबा केदार शीतकालीन गद्दे स्थल ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचे और यहां विराजमान हुए।
शीतकाल के 6 महीने बाबा केदार के दर्शन यहीं पर हो सकेंगे। ओमकारेश्वर मंदिर में ही शनिवार को विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से प्रस्थान कर बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली पहुंची शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर मंदिर। इस दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री मौजूद थे, पुरोहित मौजूद थे, स्थानीय श्रद्धालु मौजूद थे। गर्मजोशी के साथ सभी ने केदारनाथ की डोली का स्वागत किया। अल्मोड़ा से दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के तहत 25 यात्रियों का दल धाम के लिए रवाना हुआ। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे ये। यात्रियों में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने को लेकर काफी उत्साह दिखा। पर्यटन अधिकारी ने कहा कि यात्रियों को निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। वहीं यात्रियों ने यात्रा के लिए धामी सरकार का धन्यवाद दिया। थोड़ा नारे और लगा दीजिए प्लीज, थोड़ा सा। योजना के अंतर्गत 25 हमारे जो यहाँ पे बुजुर्गजन हैं उनको बद्रीनाथ यात्रा कराई जा रही है। इस पे इनका जो रूट रहेगा वो ग्वालदम से होते हुए बद्रीनाथ करेंगे और वापस इसमें जो उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा जो गाड़ी और केएमवीएन के सभी गेस्ट हाउसेज में इनका स्टे किया जाएगा। और पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है और उनके द्वारा जो रास्ते में जहाँ जहाँ पड़ाव होंगे, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ पर हमारा पड़ेगा हमारा, वहाँ पर हमने एक पौधा भी लगाना है पर्यावरण को बचाए रखने के लिए। और इसी के उसमें हम बद्रीनाथ के लिए रवाना हो रहे हैं और सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं। चमोली में भारत चीन सीमा पर कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। देवताल में ठंड का असर दिख रहा है। पवित्र देवताल इन दिनों पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ये पवित्र झील बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुकी है। यहाँ का दृश्य बहुत ही अलौकिक हो गया है। तापमान -20 डिग्री तक पहुंच चुका है। ये झील समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। दिवाली के बाद महानगरों की एयर क्वालिटी बहुत ही खराब हो चुकी है और महानगरों की जहरीली हवा से बचने के लिए लोग कॉर्बेट का रुख करना शुरू कर चुके हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिवाली के बाद दिल्ली जैसे महानगरों में पॉल्यूशन बढ़ने से सैलानी अब उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और इन दिनों कॉर्बेट में टूरिस्ट की अच्छी खासी चहल पहल भी नजर आ रही है, जो यहाँ के मौसम और शुद्ध हवा से काफी खुश भी हैं। दिल्ली गुड़गांव में अभी पूरा पटाखों की वजह से इट्स वेरी वेरी बैड। बिल्कुल इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट है कि आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा दिल्ली से। पर हाँ, यहाँ की बहुत अच्छा लगता है क्योंकि खुली हवा है, खुला आसमान आपको क्लियर दिखता है, स्टार्स दिखते हैं। दिल्ली में तो स्टार्स भी नहीं दिखते सर। और ये टाइम नवंबर तो सबसे ज्यादा बुरा हो जाता है दिल्ली। अगर बाहर जाओगे तब तो बहुत गंदा है, हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए। तो यहाँ बहुत अच्छा, पूरी हवा खुली है, इतना अच्छा है क्यों आए हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। कारोबारियों की माने तो यहाँ के सभी रिजॉर्ट फुल हो चुके हैं। वहीं कॉर्बेट प्रशासन के अनुसार महानगरों की धुंध और वीकेंड के कारण यहाँ के सभी जोन भी फुल चल रहे हैं। दिवाली के बाद जो महानगरों में पॉल्यूशन बढ़ा है उसका फायदा कॉर्बेट को मिला है और पूरी बुकिंग फुल है। सारे टाइगर रिजर्व के जोन फुल हैं, पूरे रिजॉर्ट फुल हैं और अच्छा बिजनेस हम लोगों को मिला है। जो महानगरों में दिवाली के बाद से पॉल्यूशन बढ़ा है, इसको लेते हुए और जो साथ में सैटरडे संडेज भी हैं, वीक ऑफ भी हैं, वीकेंड्स भी हैं, तो इसमें टूरिस्ट जो हैं रामनगर क्षेत्र की ओर काफ़ी ज़्यादा रुख कर रहे हैं, स्पेशली पहाड़ों की तरफ में। तो कॉर्बेट भी जहाँ एक तरफ फुल चल रहा है और जो कॉर्बेट से आसपास में रामनगर क्षेत्र के जो रिजॉर्ट्स हैं वो भी लगभग पूरी तरह से पैक चल रहे हैं। कॉर्बेट में पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है। कॉर्बेट के साथ उत्तराखंड के कई पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं और पहाड़ की प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की शुद्ध हवा का टूरिस्ट लुत्फ उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।
कुमाऊं में पहली बार रणजी क्रिकेट ट्रॉफी मैच का आयोजन किया जा रहा है। रामनगर में 4 दिनों तक चलने वाले इस मैच में पहले दिन रेलवे की टीम ने 4 विकेट पर 233 रन बनाए। मोहम्मद सैफ 99 और बी मिराई 44 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की ओर से अभय नेगी ने 2 जबकि देवेंद्र और मयंक ने 1-1 विकेट झटके हैं। पच्चीस साल में उत्तराखंड में जहां संघ की पैठ मजबूत हुई है, वहीं इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है तो नुकसान कांग्रेस का हुआ है और नजर अब 2027 पर है। पच्चीस साल में पहली बार बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि कैलाश में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन हुआ। संघ मानता है कि राष्ट्रवादी उत्तराखंड में लोग साथ जुड़ें और आज छोटे से पहाड़ी राज्य में आरएसएस मजबूती से पांव जमा चुका है। प्रचारक से मुख्यमंत्री बनने वाले भगत सिंह कोश्यारी मानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन के बाद उत्तराखंड में संघ और बीजेपी साथ साथ मजबूत हुए और इसकी वजह देवभूमि का धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी माहौल है और 25 साल में संघ और बीजेपी दोनों मजबूत हुए हैं। ये विशेष करके पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड और हिमाचल, ये दोनों ही प्रदेश पहले से ही यहाँ की जनता बड़ी राष्ट्रभक्त जनता रही है। एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को 91 में सभी सीटें लोकसभा की जिता दी और तब से लगातार लगभग भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ की जनता धार्मिक है और सांस्कृतिक मूल्यों पर विश्वास करती है। हाँ, बिना जनता की सपोर्ट के तो कुछ हो ही नहीं सकता और क्योंकि राष्ट्रवादी लोग हैं पूरे उत्तराखंड में, मातृ शक्ति 50% लोग फौज में हैं, पूरे घर को माता बहनें ही संभालती हैं, इसलिए सबका सपोर्ट हमें है। उत्तराखंड में संघ मजबूत हुआ तो बीजेपी को इसका सीधा सियासी फायदा भी मिला। नतीजा ये बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है तो कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हरीश रावत भी मानते हैं कि संघ की मजबूती का नुकसान कांग्रेस को हुआ, लेकिन बीजेपी और संघ का एजेंडा 2027 में नहीं चल पाएगा। ये लॉस तो कांग्रेस का रहा, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम इसको जल्दी रिक्यूप कर लेंगे और मुझे लग रहा है अब कि उत्तराखंड वास्तविक धरातली स्थितियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है और उसके अनुसार जो है 2027 में वोट करेगा। हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक और हल्द्वानी से लेकर आदि कैलाश तक संघ उत्तराखंड में लगातार अपनी जड़ें फैला रहा है और इस धार्मिक संस्कृति वाले राज्य में संघ को उसके मुताबिक माहौल भी मिल रहा है और बीजेपी और संघ को यकीन है कि ये पकड़ अभी और मजबूत होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। दिल्ली में उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों और आश्रितों के अनुदान में बढ़ोतरी पर रक्षा मंत्री का आभार जताया। केंद्र सरकार ने शिक्षा अनुदान 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए किए हैं और विवाह अनुदान 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया है। इसी के साथ गणेश जोशी ने राज्य में चल रही सैनिक कल्याण योजनाओं और सैन्य धाम परियोजना की जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। जोशी ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है, सैनिकों और शहीद परिवारों के सम्मान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।